शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधायिका के बारे में, और संघीय विधायिका के बारे में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अपनी पार्लियामेंट या अपनी संसद के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के अधिकारियों के बारे में। तो आज हमें वही पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी, आप भली भांति जानते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसी में हम पढ़ रहे हैं अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधायिका। इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधायिका। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक, और जो किसमें है, संविधान के भाग 5 में। सर 104वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा के वर्तमान सीटों की संख्या 545 होगी या 543? आप कह रहे हैं वर्तमान सीटें। बेटे ये वर्तमान सीटें नहीं, ये तो भविष्य की सीटें हो गई ना। जब 104वां संविधान संशोधन हुआ है ना, तो उस 104वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस या आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करने का प्रावधान था, नॉमिनेट करने का प्रोविजन था, अब उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब उसे खत्म कर दिया गया है। और क्योंकि अब उसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब उसे समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए अगली लोकसभा से राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत लोकसभा में नहीं करेंगे। लेकिन अगली लोकसभा मेरे भाई 2024 में गठित होगी, 2024 में बनेगी। तो लोकसभा की 2024 से कितनी सीटें रहेंगी आपको 2024 में पता चलेगा। तो ये लोकसभा की वर्तमान सीटें नहीं, भविष्य सीटें होंगी। और भविष्य में क्या होगा उसके लिए आप इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यदि आपको 2024 से पहले सिलेक्शन लेना है तो आप घबराइए मत, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 2024 के बाद सिलेक्शन लेना है तो इस बात पर जोर देने की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, जब अगली लोकसभा आएगी तब ये बात पता चलेगी आपको, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट या हिंदी में लिख सकते हैं संसद के अधिकारी। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के अधिकारी सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 89 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 89। आर्टिकल 89 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 89, जो कहता है, लिखिए, देयर शैल बी अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा। लिखेंगे राज्यसभा के लिए
एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। देयर शैल बी अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा। राज्यसभा के लिए एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। भाई ये तो आप जानते हैं और ये तो हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत की संघीय विधायिका है या यूनियन लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल होती है, यानी कि वो द्विसदनीय होती है, जिसे हम संसद कहते हैं। और उस संसद में ही दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और लोअर हाउस या निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा, भाई अनुच्छेद 85 में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद में सत्र बुलाता है, और जब सत्र बुलाए जाते हैं तो सत्र लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी। तो दोनों ही जगह या दोनों ही सदनों में सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए राज्यसभा में सभापति और उपसभापति और उधर लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, जिसमें आर्टिकल 89 में प्रावधान है राज्यसभा में एक सभापति का और एक उपसभापति का, अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन। इसीलिए मैंने कहा देयर शैल बी अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा। राज्यसभा के लिए एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। लिखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति ही सदैव राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही सदैव राज्यसभा का सभापति होता है। बट लिखेंगे, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बट ही इज और ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन ये कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है या ना ही हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है या फिर जो राज्यसभा का सभापति है वो कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है और ना ही वो मेंबर होता है। याद कीजिए, हमने एलिजिबिलिटीज में लिखा था, या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्या होती है, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केवल योग्यता रखता हो, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। इसी के आगे लिखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर आप लिख सकते हैं द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा डज नॉट हैज द राइट टू वोट ऑन बिल्स। लिखेंगे, सभापति को विधेयकों पर मत करने का अधिकार नहीं होता। सभापति को विधेयकों पर मत करने का अधिकार नहीं होता। He does not has the right to vote on bills। इसे विधेयकों पर मत करने का अधिकार नहीं होता है।
बट लिखेंगे, बट इन केस ऑफ अ टाई, लेकिन किसी भी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में, लेकिन किसी भी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में, बट इन द केस ऑफ अ टाई ऑन एनी बिल, किसी भी विधेयक पर बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में, लिखेंगे ही कैन गिव द रिजल्टेंट वोट, वह निर्णायक मत दे सकता है। ही कैन गिव द रिजल्टेंट वोट, वह निर्णायक मत दे सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ, मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। हमने राज्यसभा की संरचना में यही पढ़ा कि देयर कैन बी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और एक ऑर्डिनरी बिल या एक साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अब साधारण विधेयक क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम बिल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संसद में पेश होने वाले जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, वो सामान्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, एक मनी बिल, धन विधेयक, एक फाइनेंस बिल या वित्तीय विधेयक, और एक अमेंडमेंट बिल या जिसे संशोधन विधेयक कहते हैं। सामान्य तौर पर यही कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, यदि कोई साधारण विधेयक, कोई ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है तो भाई वो राज्यसभा में 50% प्लस 1 मेजोरिटी से क्या हो जाता है? पास, यानी कि 50% जमा 1 मेजोरिटी या बहुमत से ही वो क्या हो जाता है? पारित। अब यदि मैंने कहा कि वो 50% प्लस 1 मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो आप खुद सोचिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्डिनरी बिल को, किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है और राज्यसभा में इस बिल के फेवर में 100 लोग वोट कर देते हैं और इसके अगेंस्ट में 100 लोग वोट कर देते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने लोग मौजूद थे? 200 लोग मौजूद थे, और उन 200 लोगों में से 100 ने उस विधेयक, उस बिल के फेवर में वोट कर दिया और 100 ने उसके अगेंस्ट में। अब क्या हो गया? टाई। भाई पक्ष और विपक्ष दोनों में निर्णायक मत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बराबर वोट डल चुके हैं। अब सामान्य तौर पर तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब सामान्य तौर पर तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का उप सभापति भी है। तो ध्यान रखेंगे, यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाते हैं तो बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में अब जो रिजल्टेंट वोट होता है या जो निर्णायक मत होता है वो किसके द्वारा दिया जा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। नहीं तो सामान्य तौर पर नहीं तो सामान्य तौर पर विधेयकों पर वोट करने का अधिकार नहीं होता है किसके पास? वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के सभापति के पास।
क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो आर्टिकल 89 में राज्यसभा के लिए एक सभापति और एक उपसभापति का प्रावधान किया गया है। सभापति कौन होता है हम जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ही होता है, जो कि राज्यसभा का मेंबर तो नहीं होता है, ना ही इसे राज्यसभा में वोट करने का अधिकार होता है, लेकिन बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में या किसी भी बिल पर टाई हो जाने की स्थिति में रिजल्टेंट वोट या निर्णायक मत देने का अधिकार किसको दिया जाता है? चेयरपर्सन को या वाइस प्रेसिडेंट को। क्लियर हो गई बात? अब बात होती है वाइस चेयरपर्सन की। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा elects a vice chairperson. The members of Rajya Sabha elects a vice chairperson among them. लिखेंगे राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं या उपसभापति को चुनते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 90। तो सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है, लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपसभापति चुनते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 90 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है लिखेंगे टर्मिनेशन ऑफ द वाइस चेयरपर्सन, उपसभापति का निलंबन। टर्मिनेशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन या उपसभापति का निलंबन। लिखेंगे आफ्टर अ प्रायर नोटिस, आफ्टर अ प्रायर नोटिस ऑफ 14 days, after a prior notice of 14 days, the vice chairperson of Rajya Sabha after a prior notice of 14 days, the vice chairperson of Rajya Sabha can be terminated by the members of Rajya Sabha. लिखेंगे लिखेंगे 14 दिन का नोटिस देकर, 14 दिन का नोटिस देकर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति को,
उसके पद से निलंबित किया जा सकता है। उपसभापति को उसके पद से निलंबित किया जा सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर दीवाने। थैंक यू भाई इजहान। चलिए खैर, इसका मतलब है कि आपने शो देखा था। धन्यवाद भाई, शुक्रिया। तो ये तो बात रही किसके बारे में, ये तो बात रही राज्यसभा के बारे में। लेकिन लोकसभा के लिए क्या प्रावधान है? लिखिए इसके बाद नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर आप बताए नहीं थे, आप लखनऊ आए थे। जी हाँ, मैं लखनऊ आया था। मैं रात को 2 बजे घर पहुंचा हूं अपने, लखनऊ से ड्राइव करके, वो भी। लेकिन आप लोगों का ऑफ नहीं कर सकता था मैं किसी भी कीमत पर। इस वजह से मुझे ही मालूम है कि आप लोगों की क्लास लेने के लिए मैं किस तरीके से और किस किस तरीके से उठा हूं सुबह। जी हाँ, मैं 12 तारीख को लखनऊ गया था। ठीक है, और आप जानते ही हैं 13 तारीख को यानी कि परसों, तो लखनऊ में जो हुनर हाट फेस्टिवल चल रहा है, तो 13 तारीख को मैं वहीं पर था। और आपने मेरा शो देख लिया होगा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसका लिंक शेयर किया था। तो आपने यूट्यूब पर देख लिया होगा, है ना, अंताक्षरी विद श्री अन्नू कपूर। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था परसों रात को। तो मैंने शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, अपने फेसबुक पेज पर भी। तो मैं कल शाम को 4 बजे, कल शाम को मैं 4 बजे निकला था लखनऊ से अपनी कार से ड्राइव करके, और मैं रात को 2 बजे अपने घर पहुंचा हूं। और बस सुबह सुबह मैं उठ गया आप लोगों की क्लास लेने के लिए। फ्राइडे की, है ना, दोपहर के बाद, मतलब जैसे ही क्लासेस खत्म होती है, तो फ्राइडे को शाम से लेकर संडे की रात तक वीकेंड है, तो उसमें हम चाहे जो मर्जी करें, है ना। लेकिन हमारा तो परम कर्तव्य है और धर्म है, सुबह 8:15 जब आपकी क्लास है तो आपके सामने सही सलामत मौजूद होना और उपस्थित होना। सर आपको हमने देखा था। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। सर प्लीज कम इन वेस्ट बंगाल। जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी कोलकाता आना होगा, वेस्ट बंगाल जरूर आएंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 93। आर्टिकल 93 कहता है, लिखिए, चेयरपर्सन को निलंबित करने के बाद क्या वह राज्यसभा का सदस्य रहेगा? मेरे भाई, मैंने आपको अभी बताया, राज्यसभा का, ठीक है, जो चेयरपर्सन है भाई वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, वो तो उपराष्ट्रपति है, वो तो राज्यसभा का मेंबर होता ही नहीं है। और यदि होता ही नहीं है तो उसकी सदस्यता कहां से निलंबित होगी?
लिखेंगे आर्टिकल 93 में देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लिखिए लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। तो जिस तरीके से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के होने का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिकल 93 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के लिए भी एक स्पीकर होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, लिखेंगे बोथ शुड बी द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दोनों ही लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। बोथ शुड बी द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दोनों लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। लिखेंगे बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लिखेंगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव या दोनों को लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को ही लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 94। लिखेंगे आर्टिकल 94 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 94। आर्टिकल 94 अनुच्छेद 94। लिखिए बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा will submit their resignations to each other। लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपने त्यागपत्र, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपने त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहते हुए अपनी मर्जी से अपना त्यागपत्र देना चाहता है या अपना इस्तीफा देना चाहता है,
तो वो इस्तीफा किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा या डेप्यूटी स्पीकर को देगा? और यदि डेप्यूटी स्पीकर, यदि उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो वो किसे देगा? ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष को देगा। इसी आर्टिकल में लिखेंगे, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज टर्मिनेटेड, द स्पीकर ऑफ लोकसभा is terminated by the members of Lok Sabha by giving a notice of 14 days। लिखेंगे 14 दिनों का नोटिस देकर, 14 दिनों का नोटिस देकर लोकसभा अध्यक्ष को, 14 दिनों का नोटिस देकर अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के ही द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, आर्टिकल 95 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 95। आर्टिकल 95 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 95, जो कि कहता है, लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लिखेंगे, द डेप्यूटी स्पीकर विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा, उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। तो ये थे संसद के अधिकारी, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हम बात करते हैं, लिखिए, वर्क्स एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वर्क्स एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लिख लीजिए, संसद के कार्य एवं शक्तियां। संसद के कार्य एवं शक्तियां। सबसे पहला लिखिए, लेजिस्लेटिव वर्क। या हिंदी में लिखेंगे विधायी कार्य। सबसे पहले लिखेंगे लेजिस्लेटिव वर्क।
लेजिस्लेटिव वर्क या विधायी कार्य, क्या होता है संसद का विधायी कार्य? लिखेंगे एक्सेप्ट अ मनी बिल, एक धन विधेयक को छोड़कर। लिखेंगे एक्सेप्ट अ मनी बिल, एक धन विधेयक को छोड़कर। ऑल अदर बिल्स, एक्सेप्ट अ मनी बिल, ऑल अदर बिल्स शुड बी पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक संसद के दोनों सदनों में, या अन्य सभी विधेयकों का संसद के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। एक धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों का संसद के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। लिखेंगे इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट ऑन एनी बिल, यदि किसी भी विधेयक पर कोई मतभेद होता है, यदि किसी भी विधेयक पर कोई मतभेद होता है। इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए, लिख लीजिएगा। मैंने कहा एक्सेप्ट अ मनी बिल, ऑल अदर बिल्स शुड बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों का संसद के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। और संसद के दोनों सदनों का मतलब आपको पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा। लिखेंगे इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑन अ बिल, किसी भी विधेयक पर मतभेद हो जाने की स्थिति में। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑन एनी बिल, किसी भी विधेयक पर कोई मतभेद हो जाने की स्थिति में। लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल अ जॉइंट सेशन फॉर दैट। भारत का राष्ट्रपति उसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। भारत का राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल अ जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ सत्र के लिए बुला लिया जाता है। एक साथ का मतलब एक ही सदन में, एक ही हाउस में, उसे कहते हैं जॉइंट सेशन। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे लेजिस्लेटिव वर्क्स में ही। लिखेंगे ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज ऑन, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। लिखेंगे संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
दूसरा लिखेंगे पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लिखिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति। पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो भाई आप जानते हैं कि यदि हमारे संविधान में सुधार करने के लिए उसमें कुछ भी ऐड किया जाता है, उससे कुछ भी रिमूव किया जाता है, किसी भी प्रावधान को मॉडिफाई किया जाता है, तो उसके लिए अमेंडमेंट बिल पेश करके संसद में संविधान संशोधन करना होता है। और ये शक्ति केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। लिखेंगे पावर इन इलेक्शन। पावर इन इलेक्शन या निर्वाचन में शक्ति। अब संसद की निर्वाचन में क्या शक्ति है? भाई आप जानते हैं आप जानते हैं कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दो इलेक्शंस में। एक इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन, और एक इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। लिखेंगे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लिखिए मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ members of the parliament participate in the elections of president and vice president। लिखेंगे संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लिखेंगे फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्ति। फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्ति। लिखेंगे वित्तीय शक्ति में एज पर आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के तहत, एज पर आर्टिकल 112 या अनुच्छेद 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन
एज पर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ओनली। अनुच्छेद 112 के तहत संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में ही पेश किया जाता है। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में ही पेश किया जाता है। और क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आर्टिकल 112 में हम पढ़ेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बेसिकली किसे कहा जाता है, जो हमारा संघीय बजट होता है, जो हमारा यूनियन बजट होता है, जो हर साल वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। बस उसी यूनियन बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ही क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमने संसद के बारे में बात कर ली, संसद के दोनों सदनों के बारे में बात कर ली, लोकसभा राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कर ली, संसद के कार्यकाल के बारे में बात कर ली, संसद के सदस्यों के लिए योग्यताओं और अयोग्यताओं के बारे में बात कर ली। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और संसद को भंग या विघटित करने की बात कर ली। ठीक है, और इसके अलावा हमने संसद के अधिकारियों के बारे में बात कर ली, या फिर हमने राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात कर ली। हमने संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट, ठीक है, हमें बात करनी है किसके बारे में? अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में जो विधायिक प्रक्रिया चलती है उसके बारे में बात करनी है। कहने का मतलब अब हम जानेंगे बिल्स के बारे में, किस तरीके से बिल्स संसद में पेश किए जाते हैं, वो किस तरीके से पास होते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोविजन, ये पूरा का पूरा प्रावधान हम पढ़ेंगे। लेकिन कल की क्लास में, आज की कहानी को हम यहीं पर रोक रहे हैं। मैं अभी नहीं शुरू कर रहा हूं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, क्योंकि वो लंबा है और अभी उतने वक्त में नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी और मुझे याद दिलाइएगा कि हमें शुरू करना है फ्रॉम द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में विधायिक प्रक्रिया से पढ़ना हम शुरू करेंगे।